कक्षा 12वीं वाले विद्यार्थियों को हिंदी सब्जेक्ट का यहाँ पे मैं मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ। मॉडल पेपर से आप लोगों के एग्जाम में 40 नंबर तक के प्रश्न आते हैं, इसलिए आप लोगों को मॉडल पेपर भी पढ़ाई करना है। तो चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मॉडल पेपर के प्रश्नों का उत्तर भी दे रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, खंड का दिया हुआ है। खंड का में अधोलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए कह रहा है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन हमें अधिकतर क्या पढ़ना है, प्रश्नों को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर को इसी में ढूंढना होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ किस चीज़ के बारे में है। सुबह के शांत वातावरण में अक्सर पार्कों से हंसी की ऊंची ऊंची आवाज़ें सुनाई देती है। पहले लगता था कि कुछ पुराने मित्र हंसी मजाक कर रहे हैं, पर कौतूहलवश ध्यान से देखने पर जाना कि वे सब एक साथ एक ही तरह के हंस रहे हैं, जैसे कोई क्लास चल रही है। पूछने से पता चलता है कि वे हास्य क्लब के सदस्य हैं। यह क्या अब हंसने के लिए क्लब का सहारा लेना पड़ता है? दरअसल आज के तनावपूर्ण जीवन में लोग हंसना भूल गए हैं। अतिशय दबावों के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। छोटे बच्चे हो या बुजुर्ग तनाव के कारण आत्महत्या करने लगे हैं। इस स्थिति में चिंतित डॉक्टर मनोविशेषज्ञों ने नुस्खे में हंसी को दवा के तौर पर सुझाना शुरू कर दिया है। नतीजा यह है कि अब सजग लोग इसे अपनाने की होड़ में लगे हैं। रेडियो, टीवी, पत्रिकाएं, फिल्में आदि भी इस दिशा में मदद कर रही हैं। तो कुछ मैंने यहाँ पे आपको पढ़ के बता दिया कि ये हंसी के बारे में है ना, हंसी मजाक कर रहे हैं, हंसी से क्या होता है, तो इसके बारे में। अब हम डायरेक्ट प्रश्नों पे आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो राइट हैंड साइड में आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है, खुश मिजाज लोग जीवन में अधिक सफल होते हैं क्यों? देखो मैंने आप लोगों को अभी तक बताया नहीं है ना, लेकिन जो व्यक्ति खुश रहते हैं ना, दुखों को खुशी में तब्दील कर देते हैं, वो अधिकतर सक्सेसफुल पर्सन ही होते हैं। सक्सेसफुल पर्सन होते नहीं है, बन जाते हैं, समझो इसको, बन जाते हैं। क्योंकि तकलीफों का सामना सबको करना है इस मनुष्य जीवन में। मनुष्य जीवन में हर एक व्यक्ति को तकलीफों का सामना करना है, और जो इन सामना करते करते अपने आप को खुश रखना शुरू कर देगा ना, वो समझ जाओ कि वो सक्सेस हो रहा है। तो चलो अब इसका उत्तर देख लेते हैं। खुश मिजाज लोग तनावपूर्ण नहीं रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, जिसके कारण अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं, वे सफल होते हैं। ये इसका उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, लंबी आयु के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो हंसना चाहिए, यहाँ पे इस पूरे टॉपिक में हंसी मजाक करना चाहिए कह रहा है, तो आप वही टॉपिक उत्तर में ले लेना, ठीक है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। दूसरा का ऐसे ही मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा प्रश्न क्या है, हंसी दवा के रूप में किस प्रकार कार्य करती है? हमारे बहुत से बीमारी है ना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, वो दूर हो जाता है। इसका उत्तर यही होगा। आगे देखो चौथा प्रश्न कि हंसी की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है? भाई हंसी की ज़रूरत इसलिए महसूस की जा रही है क्योंकि बहुत सारे जो हैं ये भी बीमारी से संबंधित है, समझो, ठीक है। बहुत प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती है, उन बीमारियों को वो बीमारियां बढ़ने लगता है, तो उसे कुछ समय के लिए भुलाने के लिए या उस दर्द को भूलने के लिए हंसी बहुत ज़रूरी है। हंसते हैं तो हम भूल जाते हैं, जिससे हमारा बीमारी जो है कुछ हद तक के अपने आप ठीक हो जाता है। ये इसका उत्तर होगा। यहाँ पे उत्तर लगा है, मैं जो बता रहा हूँ उसका जस्ट ये विपरीत उत्तर, मतलब थोड़ा सा अलग लिखा हुआ रहेगा, लेकिन जो कहने का अर्थ है, भावार्थ जो मैं बता रहा हूँ वही भावार्थ ये भी देगा, ठीक है। क्योंकि ये पढ़ने पर मुझे जो चीज़ पता चला वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग इसका भी उत्तर ले सकते हो, अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। अगला प्रश्न क्या है? अगला है, हंसी का जीवन में क्या महत्व है बताना है। इसके बाद क्या है, तनाव और यथाविधि का समास विग्रह। देखो तनाव का पूर्ण का मतलब मुझे पता है, तनाव से पूर्ण होता है, ये तत्पुरुष समास का। यथाविधि जो है, ये यथा जो है आगे शब्द प्रधान, मतलब प्रधान कुछ एक शब्द होता है, तो प्रधान इसका मतलब ये अवयवी भाव समास है, ठीक है। समास पूछा है ना, तो हमें अवयवी भाव समास लेंगे। और खुश मिजाज में प्रयुक्त उपसर्ग तथा प्रमाणित में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। तो चलो मैं इसका उत्तर आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, ठीक है। जैसे हाँ, यहाँ पे देखो, मैंने तनावपूर्ण का जानता था तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तनाव से पूर्ण यथा विधि, विधि के अनुसार से मैंने बता दिया था ना। खुश मिजाज में हो जाएगा, खुश जो है उपसर्ग है, ईत जो है प्रत्यय, ईत लेना है। शीर्षक क्या लोगे? शीर्षक यहाँ पे हंसी की उपयोगिता, हंसी एक औषधि लोगे, ये इसका शीर्षक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, अधोलिखित अपठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए कह रहा है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये कविता है, काव्यांश है, ठीक है। अब ये काव्यांश वाला ही टॉपिक थोड़ा सा कठिन होता है।
देख लेते हैं क्या कहना चाहता है ये भी काव्यांश को पढ़कर। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, तन नयन प्रिय करमत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मलिका अट्टालिका प्राकार। तो चलो अब इसका उत्तर देख लें। वह तोड़ती पत्थर से कवि किसका वर्णन कर रहा है? उत्तर क्या लिखोगे? उत्तर लिखोगे मजदूर स्त्री द्वारा पत्थर तोड़ने के कर्म का वर्णन कर रहा है, तो कर्म बोलोगे। ठीक है, इसका उत्तर कर्म आ जाएगा। दूसरा क्या है? कोई न छायादार पेड़ से कवि का क्या तात्पर्य है? तो उत्तर क्या लिखोगे? उस स्त्री का रूप सांवला है, वह युवा है, उसकी आंखें झुकी हुई है, वह अपने कार्य को मन लगाकर कर रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। कोई न छायादार पेड़ से कवि का क्या मतलब है? तो जिस स्थान पर वह स्त्री पत्थर तोड़ रही है वहाँ कोई छायादार वृक्ष नहीं है, वह तेज धूप में पत्थर तोड़ने का कार्य करती है। चौथा प्रश्न देखो, उस स्त्री की कार्य शैली कैसी है? तो वह स्त्री हाथ में बड़ा हथौड़ा लेकर पत्थर को तोड़ने के लिए बार बार चोट पहुंचा रही है। अगला है सामने तक मलिका अट्टालिका प्रकार से क्या तात्पर्य है? चलो इसका भी उत्तर देख लेते हैं। ये रहा, सामने तरु मलिका अट्टालिका प्रकार से कवि का तात्पर्य है कि उस पत्थर तोड़ने वाली स्त्री के आसपास अनेक छायादार फूलदार वृक्ष है, महले हैं, पहरेदार है, किंतु उस स्त्री के पास कोई भी छायादार वृक्ष नहीं है, कह रहा है। इसके बाद खंड क के बाद ख आएगा ना। तो ये जो है क्या एक प्रकार का निबंध है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखिए, कह रहा है। तो 4 निबंध दिया हुआ है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे हैं पहला, दूसरा जीवन में खेलों का मत, तीसरा विद्यार्थी और अनुशासन, चौथा है प्रातःकाल की सैर दिया हुआ है। तो निबंध तो आप लोग बना लोगे। निबंध कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत आसान होता है, इसे आसानी से बना लोगे। इसका उत्तर दिखाने की जरूरत नहीं है, आप अपने शब्दों में अपने जो भी भावार्थ है जिसमें भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा, बस लिखना सही से है। ठीक है, कोई भी मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाना है, जो वास्तविक दुनिया में रिलेटेड है ना, ये हमेशा वास्तविकता से संबंधित रहता है, इसलिए निबंध जो है सबसे सरल माना जाता है। चलो मैं आपको अगला दिखा देता हूँ प्रश्न। इसके बाद चौथा प्रश्न है, कहाँ पे है? हाँ, यहाँ पे आ गया। ठीक है, नीचे में देखो, सबसे नीचे में चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न क्या? परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, कह रहा है। तो प्रार्थना पत्र लिखना है। अब ये तो 10वीं से बनाते आ रहे हो, 11वीं में बनाते आ रहे हो, तो आपको पता है। ठीक है, चलो मैं आपको इसका उत्तर दिखा देता हूँ। फिलहाल दिखाने लायक भी नहीं है ये, क्योंकि ये सब आप लोग बना लोगे। प्रति जिलाधीश महोदय, ठीक है, विषय क्या है? प्रातः परीक्षा काल में ध्वनि विस्तार के यंत्र रोक लगाने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, विनम्र निवेदन है कि आजकल बोर्ड की परीक्षा चल रही है, हम सभी अपनी परीक्षा की तैयारी में अध्ययन है, ठीक है, अध्ययनरत है। आजकल शहर में जोर जोर की आवाज़ें में लाउड स्पीकर बजते रहते हैं, जिससे हम लोगों के अध्ययन में व्यवधान पड़ता है। कृपया शहर में परीक्षा अवधि में लाउड स्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगाकर हमारी समस्या का समाधान करने का कष्ट करें, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। ठीक है, ये है। इसके बाद दूसरा देखो, ये जो है ये संपादक दैनिक भास्कर को लिखना है ना, तो प्रति संपादक दैनिक भास्कर रायपुर, और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई होती कटाई के संबंध में, मतलब ये एक न्यूज इश्तिहार दे रहा है इसे, कि इस प्रकार से न्यूज है, तो इसको ना पूरा प्रकाशित करो जिससे शासन को ये मिले, और शासन को जैसे ही मिलेगा ये, तो क्या होगा, ये कम से कम जो वृक्षों की कटाई उस पर रोक लगाएगा, इस प्रकार से है। ठीक है, तो ये बना लोगे, इसको पढ़ के बताने की जरूरत नहीं है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए, क्या है? जैसे कि खोज परक पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं, इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट है, मैं पॉइंट को बताते चलूँगा। खोज परक पत्रिका एक पॉइंट है, ठीक है। इसमें वो सारे टॉपिक लिखोगे जो पत्रकारिता के लिए लोग ढूंढते हैं ना, कि आज कहाँ पे क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इसको ढूंढते हैं, तो उसको लिखते हैं ना, ये चीज़ है। इसके बाद कुटीकरण एंड बीज रिपोर्टिंग से क्या तात्पर्य है? उसके बाद मिल जाने के बाद उसके बारे में रिपोर्टिंग किया जाता है। जैसे मीडिया में अभी देखते हो, कई जगह जाके बताते हैं कि यहाँ पे ये घटना हुआ है, ऐसा हुआ है, तो ये हो गया कुटीकरण और बीज रिपोर्टिंग कहते हैं, ठीक है। और एक है बीज, हाँ हो गया, तो बीज रिपोर्टिंग। तीसरा है इंटरनेट में कौन सी
खूबियाँ होती हैं। तो इंटरनेट में जो खूबियाँ होती है उनके बारे में देख लो। मनोरंजन, ज्ञान, सूचना, ये सब खूबियाँ हैं। ठीक है, ये 5 टॉपिक है। जितना नंबर का रहेगा उसके हिसाब से आपको लिखना है। ठीक है, तो देख लो। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। अगला है संपादकीय का क्या कार्य है। ठीक है, ये चौथा प्रश्न है इसका। तो चौथा प्रश्न का उत्तर यहाँ पे देख सकते हो, इसका भी लगा हुआ है। संपादकीय यह समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ होता है। इस पृष्ठ पर अखबार विभिन्न घटनाओं और समाचारों में अपनी राय देता है। इसे संपादकीय कहते हैं। ठीक, आगे देखो। कविता में छंद के महत्व को समझाकर लिखे। ये ज़्यादा स्पष्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा। पीडीएफ मतलब ये जो कटिंग है ना, मैं यहाँ पे डाला था तो थोड़ा सा साफ नहीं आ पाया। चलो कोई बात नहीं, इसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखते हैं। छंद कविता के आंतरिक लय होते हैं। छंद कविता के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। जब तक कविता लय नहीं पढ़ पाती, तब तक न तो कविता में रस की अनुभूति की जा सकती है और न ही कविता का आनंद लिया जा सकता है। छंद के अनुशासन की जानकारी के बिना आंतरिक लय का निर्वाह असंभव है। इसलिए कविता लेखन में बिंब और छंद का विशेष महत्व है। कविता की रचना में इसका उपयोग करके ही कविता को पूर्णता दी जा सकती है। अथवा नाटक में संकलन त्रय का क्या महत्व है। तो उत्तर क्या लिखोगे। नाटक और एकांकी के क्षेत्र में तीन नाट्य आंतरियों, ये स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, काल, स्थान तथा कार्य के लिए संकलन त्रय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चलो मैं आपको बस इतना दिखा सकता हूँ, ये देख लेना। ठीक है, प्रश्नों का उत्तर। सामाजिक मूल्यों का संकट विषय पर आलेख लिखिए कह रहा है। सामाजिक मूल्यों का संकट के बारे में आलेख लिखना है। तो चलो इसको दिखा देता हूँ। ये रहा इसका उत्तर है और कुछ हिस्सा जो है यहाँ पे है लेफ्ट हैंड साइड में। फिर इसमें अथवा प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा। तो खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या विषय पर फीचर लिखिए कह रहा है। तो मिलावट के बारे में ना ये रहा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद 8वां प्रश्न देखो। 8वां प्रश्न में क्या है, काव्यांश दिया हुआ है। ये कविता है और नीचे में कुछ प्रश्न है। तो काव्यांश को पढ़ के नीचे में जो प्रश्न दिए हैं, चारों प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पे 2 है, 2 का उत्तर दिखाई दे रहा होगा और 2 का उत्तर यहाँ पे है। ये रहा तीसरा, चौथा। इसके बाद 9वां प्रश्न देखो। 9वां प्रश्न में भी क्या है, यहाँ भी एक काव्यांश दिया है और काव्यांश को पढ़ के जो नीचे में प्रश्न दिया उसको उत्तर देना। 2 प्रश्न है। ठीक है, क्या है, काव्यांश के शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए और काव्यांश में प्रयुक्त प्रतीक व्यंजना पर एक चोट लिखिए कह रहा है। तो ये दोनों का उत्तर यहाँ पे लगा हुआ है। टोटल 14 प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में। अभी मैंने आपको 9 तक दिखाया, ये 10वां प्रश्न है। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे हैं। देख लेते हैं, पढ़ के देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। बच्चे इस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे कि सुबह से भोजन की तलाश में निकले उनके माता पिता सूर्यास्त की बेला में अब वापस आ रहे होंगे। उनके लिए भोजन का दाना लाएगा। इस आशा में बच्चे नीड़ों से झांककर अपने माता पिता का प्रतीक्षा कर रहे हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के व्यंग पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर क्या। इस कविता में कवि ने मीडिया की ताकत के बारे में बताया। मीडिया अपने कार्यक्रम के प्रचार व धन कमाने के लिए किसी की करुणा को भी बेच सकता है। वह ऐसे कार्यक्रमों का निर्माण समाज सेवा के नाम पर करता है, परंतु उसे इस कार्य व्यापार में न तो अपाहिजों से सहानुभूति होती है और न ही उसके मान सम्मान की चिंता। वह सिर्फ अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना जानता है। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए वह उटपटांग प्रश्न पूछता है और पीड़ित की पीड़ा को बढ़ा चढ़ाकर बताता है। इसके बाद अगला है, अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। तो ये जो गद्यांश इसको पढ़ना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे में जो प्रश्न है, ये रहा प्रश्न। अब इनके उत्तर भी दिखा देता हूँ। पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये गद्यांश है, ये तो आप लोग छांट लोगे। सबसे सरल टॉपिक यही होता है यहाँ तक के। ठीक है, 5वां तक के। और इसके बाद 12वां दिखा देता हूँ। 12वां भी क्या है, यहाँ पे क्या लिखूँ, पाठ में किन 2 विषयों का समावेश किया है। तो यहाँ पे 2 विषय, एक तो दूर के ढोल सुहाने होते हैं और समाज सुधार लिखा है। लेखक ने सिरिफ को कालजयी अवधूत की तरह क्यों माना है। तो इसका उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है। ये प्रश्न बैंक से प्रश्न लिया गया है ना, तो प्रश्न बैंक से लिया, इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट भी है। इसके बाद जीवन की
जद्दोजहद ने चार्ली के व्यक्तित्व को कैसे संपन्न किया? नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में साफिया के मन में क्या द्वंद्व था? इसका भी उत्तर है। इसी तरह से 13वां देख लेते हैं। 13वां भी प्रश्न बैंक से लिया है। एन ने अपनी डायरी किट्टी को संबोधित चिट्ठी की शक्ल में लिखने की जरूरत क्यों महसूस की होगी? ठीक है, इसमें अथवा प्रश्न भी है। ये रहा अथवा का उत्तर। ठीक है, अथवा प्रश्न और अथवा का उत्तर। 14वां प्रश्न देखते हैं, ये अंतिम प्रश्न है। ये रहा, और इसमें भी अथवा रहेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। चौथा इसका पॉइंट हो गया, और ये यहाँ तक के। ठीक है, इसके बाद अथवा दिखाता हूँ। ये अथवा प्रश्न है। यहाँ से देखो, टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं। इस कथन के भाव स्पष्ट कीजिए कह रहा है, तो ये रहा इसका उत्तर है। ठीक, तो इस तरह से आप लोगों का हिंदी भी कंप्लीट हो गया।